गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ध्वनि के बारे में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे 10.8 ध्वनि के गुण। यहाँ पर हम ध्वनि के गुणों के बारे में जानेंगे बच्चों की कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे कि तीव्र तथा मंद ध्वनि होती है, मोटी तथा पतली ध्वनि होती है, इसी प्रकार से सुस्वर तथा शोर ध्वनि होती हैं। बच्चों जो हमें मंद ध्वनि सुनाई देती हैं यानी कि बहुत धीमी ध्वनि सुनाई देती हैं, बहुत तेज ध्वनि सुनाई देती है उन्हें तीव्र ध्वनि कहते हैं, है ना। और बहुत धीमी ध्वनि सुनाई देती है उन्हें हम मंद ध्वनि कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। अधिक आयाम के कंपन तीव्र ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कम आयाम के कंपन से मंद ध्वनि उत्पन्न होती है। जब किसी वस्तु को जोर से ठोका जाता है तो वह वस्तु अधिक आयाम से कंपन करने लगती है और तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। तो बच्चों हम इनकी जो तीव्रता है, तीव्रता को देखेंगे तो ध्वनि की जो तीव्रता कंपन के आयाम पर निर्भर कर रही है। तो हम देखे थे बच्चों क्रियाकलाप 3 में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से हम स्पोक या फिर जो स्केल है उसे एक मेज पर, उसके एक सिरा को मेज पर रखते हैं और एक सिरा को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। जब हम उन्हें जोर से प्रेस करते हैं, है ना, इस प्रकार से, तो उनमें इस प्रकार से कंपन उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, तो उनकी कंपन कितनी दूरी तय करती है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों इस प्रकार से। देखिए ये या तो स्केल आप ले सकते हो या साइकिल की स्पोक ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम स्वतंत्र सिरे, एक सिरे को स्वतंत्र छोड़ दिए, एक सिरे को हम मेज पर दबाए रखे हैं, तो जब हम उनको प्रेस करते हैं, नीचे की ओर दबाते हैं, तो वो दबाकर छोड़ देते हैं तो वो कंपन करने लगती है ना। इसी प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जब कंपन कर रही है तो उनके आयाम पर निर्भर करती है। यानी कि यहाँ पर देखिए क से ख और फिर ख से क में जब अपने माध्य स्थिति में आती है तो क से फिर से ग में जाती है और ग से फिर से क में आती है। तो एक आयाम कंप्लीट होता है, पर दोनों आयाम में जो क और ख और ग है, ठीक है, तो इनकी दूरी पर निर्भर करती है बच्चों। ये जो दूरी है इन्हीं पर निर्भर करती है ध्वनि तीव्र है या फिर मंद ध्वनि है ना। उनकी मंद और तीव्रता जो ध्वनि होती है उनके आयाम पर निर्भर करती है। यदि ये ख यहाँ पर होती है ना, जब हम प्रेस करते तो ख जो है यहाँ पर उसकी जो कंपन है ख नंबर पे यहाँ पर आती और ग और ऊपर होती, तो उसकी दूरी क्या होती, अधिक होती। तो इससे क्या होता है कि ध्वनि तीव्रता से उत्पन्न होता है। और इस प्रकार से यदि कम आयाम पर होता है, यानी कि जो दूरी होती है वो कम होती है, तो इससे पता चलता है कि जो कंपन हो रही है इससे जो उत्पन्न ध्वनि है वो धीमी होती है, यानी कि मंद ध्वनि उत्पन्न होती है। तो बच्चों इससे यह पता चलता है कि यदि हम किसी भी वस्तु को जोर से, है ना, ठोक देते हैं या ठोका जाता है तो वह वस्तु का जो अधिक आयाम से कंपन करने लगती है ना, वह वस्तु क्या करती है, अधिक आयाम से कंपन करने लगती है, बहुत तेजी गति से और अधिक आयाम से कंपन करेगी बच्चों। तो इससे क्या होता है, तीव्र ध्वनि उत्पन्न होता है ना। अब हम देखते हैं 2 मोटी तथा पतली ध्वनि। आप सभी को ज्ञात है कि भारतीय संगीत में 7 स्वरों जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि यह क्रम बढ़ती हुई आवृत्ति के अनुसार है। ध्वनि सा से शुरू कर आगे बढ़ने पर पतली सुनाई देती है, अर्थात ध्वनि का तारत्व बढ़ने लगता है। अधिक तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति उच्च होती है। तो बच्चों क्या होता है, जब हम सा से शुरू करते हैं, रे, ग, म, प, ध, नी, इस प्रकार से हम जब ये स्वरों को गाते हैं तो क्या होता है, जो आवाज़ है ना, आवृत्ति बढ़ती जाती, जो आवृत्ति है ये बढ़ती है, क्रम वाइज बढ़ती है और जो तारत्व है वो भी बढ़ने लगता है ना। तो क्या होता है, इससे जो ध्वनि है वो पतली सुनाई देती है ना। तो हम देखते हैं जो तारत्व बढ़ता है तो पतली ध्वनि सुनाई देती है और अधिक तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, उच्च होती है। तो जैसे महिलाओं की आवाज़, कोयल की कूक, मच्छरों की भिनभिनाहट तथा
तीक्ष्ण ध्वनियाँ। कम तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? निम्न होती है तथा यह मोटी सुनाई देती है, जैसे कि पुरुषों की आवाज़, शेर की दहाड़, ड्रम बजाने से उत्पन्न ध्वनि निम्न तारत्व के कारण मोटी होती हैं। जो इनका तारत्व है बच्चों, ये निम्न होती हैं। जिस प्रकार से हम देखें महिलाओं की आवाज़, मच्छरों की भिनभिनाहट, कोयल की आवाज़, है ना, तो ये जो है इनका तारत्व क्या है? बढ़ता है। तारत्व बढ़ने के कारण जो इनकी आवाज़ है ये पतली होती है और उच्च आवृत्ति की होती है ना, तो हमें ये अधिक सुनाई पड़ती हैं, ठीक है। और इनकी जो ध्वनियाँ होती हैं तीक्ष्ण ध्वनियाँ होती हैं। और जैसे पुरुषों की आवाज़ हम देखें, शेर की दहाड़, ड्रम से जो आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये किन कारणों से इनकी ध्वनि जो है वो हमें निम्न सुनाई देती हैं, यानी कि हमें जो मोटी सुनाई देती हैं, तो ये किन कारणों से होता है? जो इनका तारत्व होता है, इनका तारत्व निम्न होता है, इन कारण से हमें इनकी आवाज़ मोटी सुनाई पड़ती है। थर्ड में है बच्चों सुस्वर ध्वनि एवं शोर। ऐसी ध्वनि जो कर्ण प्रिय हो उसे हम सुस्वर ध्वनि कहते हैं तथा जो ध्वनि कानों को अप्रिय लगे उसे शोर कहते हैं। तो बच्चों आप सभी को पता है जो हमें सुनने में अच्छा लगता है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? सुस्वर कहते हैं। जो हमें सुनने का मन नहीं करता, जिस आवाज़ को, जिस ध्वनि को, उसे हम शोर कहते हैं, है ना। जैसे सारे बच्चे क्लास में हल्ला करने लगते हैं, है ना, जोर जोर से सभी बातें करने लगते हैं, तो वो आवाज़ हमें सुनने का मन नहीं करता, क्योंकि उससे क्या होता है? शोर उत्पन्न होता है ना। और हमें कान, जो हमारी कान है, हमारे कानों को वो अप्रिय लगते हैं, इस कारण से हमें वो आवाज़ अच्छे नहीं लगते हैं, वो स्वर ध्वनि हमें सुनने का मन नहीं करता है। और जो सुस्वर ध्वनि होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों? तो देखिए, अनियमित कंपनों से शोर उत्पन्न होता है और नियमित कंपन से सुस्वर ध्वनि उत्पन्न होते हैं, है ना। नियमित कंपन जो एक दूसरे में निश्चित संबंध रखते हैं मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। विभिन्न वाद्य यंत्रों के कंपन सुस्वर ध्वनि के उदाहरण हैं। जबकि बंदूक से चलने की आवाज़ कोलाहल है। तो देखते हैं बच्चों 10.9 विभिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। हम विभिन्न वाद्य यंत्रों से परिचित हैं। मुख्य रूप से वाद्य यंत्रों के 3 प्रकार हैं। डोरी वाले वाद्य यंत्र, जिसे हम तंतु वाद्य भी कहते हैं बच्चों, रीड वाद्य यंत्र, झिल्ली वाद्य यंत्र। ये 3 वाद्य यंत्र हैं बच्चों, जिसके बारे में हम जानते हैं। और ये सुस्वर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो हमें हमारे जो कानों को प्रिय लगते हैं, सुनने का मन करता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों, डोरी वाले वाद्य यंत्रों में खींची हुई डोरियाँ या तार होते हैं, है ना। डोरी वाले जो हम देखते हैं वाद्य यंत्र, उसमें क्या होते हैं? या तो तार होती हैं या फिर धागे होते हैं बच्चों, ठीक है। डोरियाँ होती हैं जिन्हें क्या करते हैं? रगड़ कर या खींच कर कंपित कराया जाता है। जब कंपित होता है कोई भी वस्तु, तो बच्चों हमें पता है कि आवाज़ उत्पन्न होती है, उनमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ जो है, जो डोरियां हैं या फिर तार हैं, जिन्हें क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। और रगड़ने पर क्या होता है? रगड़े या फिर खींचते हैं, है ना। तो खींचकर भी क्या किया जाता है? कंपित कराया जाता है। तो कंपित होता है तो आवाज़ यानी कि ध्वनि उत्पन्न होती है। सितार, वीणा, वायलिन डोरी वाले वाद्य यंत्रों के कुछ उदाहरण हैं। तो डोरी वाले वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं बच्चों? सितार, जिनका नाम आप सुने होंगे, सितार, या फिर आप लोग उन्हें गिटार भी कहते हैं, ठीक है। वीणा आप लोग जानते हैं। वायलिन डोरी वाले यंत्र होते हैं। रीड वाद्य यंत्रों के बारे में अब हम पढ़ते हैं बच्चों। रीड वाद्य यंत्रों में वायु स्तंभ कंपित होते हैं, है ना। यानी कि वायु स्तंभ यानी कि हम वायु को फूकी जाती है, उनके अंदर वायु डाला जाता है, तो इससे क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। तो इनमें वायु फूकी जाती है जो सीधे ही रीड के द्वारा अंदर जाती है, जैसे बांसुरी, शहनाई। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं बच्चों कि ये किसका उदाहरण है? शहनाई का, ठीक है। ये शहनाई है जिसमें वायु को क्या किया जाता है? फूका जाता है। और जब वायु फूकी जाती है तो इसमें क्या होती है?
आवाज़ यानी कि ध्वनि उत्पन्न होती है ना। तो इनमें वायु फूंकी जाती है जो सीधे ही रीढ़ के द्वारा अंदर जाती है, जैसे बांसुरी, शहनाई। झिल्ली वाद्य यंत्र में एक तनी हुई झिल्ली होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि तबला, ढोलक, मृदंग इसके उदाहरण हैं, है ना, झिल्ली वाद्य यंत्र के। तो इसमें देखिए बच्चों, ये जो तबला दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, है ना, ये तबला है। इसी प्रकार से ढोलक भी होते हैं, मृदंग होते हैं। इनमें जो तनी हुई आप लोग को झिल्ली दिखाई दे रही है, ये तनी हुई होती है जिससे कि ध्वनि उत्पन्न होती है। संभवतः आपने मंजीरा यानी कि झांझ करताल, घटम और नूट यानी कि मिट्टी के बर्तन जैसे वाद्य यंत्र देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन्हें पीट कर या आघात करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। जल तरंग, घंटे इसी प्रकार के वाद्य यंत्रों के कुछ उदाहरण हैं, है ना। घंटे यानी कि जो घंटियाँ होती हैं बच्चों, तो इसी प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन के वाद्य यंत्र होते हैं। मंजीरा आप लोग सुने हैं, देखे भी हैं। झाल करताल जिसे आघात किया जाता है या फिर एक दूसरे से पीटा जाता है, तो इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हम ध्वनि के विभिन्न जो गुण हैं बच्चों, हम इसके बारे में जाने। अब हम देखते हैं 10.1 मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मनुष्य द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है बच्चों, उनके बारे में हम देखेंगे। मनुष्यों में ध्वनि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कंठ है। कंठ में तने हुए 2 स्नायु, जिन्हें हम वाक तंतु भी कहते हैं, तो के बीच वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी पाई जाती है। जब फेफड़ा से वायु झिरी में से होकर बलपूर्वक निकलती है तो वाक तंतु क्या होती है, कंपन होती है, कंपन होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां स्नायु पर अपना खिंचाव बढ़ा या घटा सकती है ना। यदि बढ़ाएगी बच्चों तो इससे क्या होगी, ध्वनि अधिक उत्पन्न होगी। यदि घटा दी तो घटाने से ध्वनि जो है धीमी सुनाई देगी, है ना। तो इसी प्रकार से हम देखें बच्चों मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि, है ना, कि किस प्रकार से कंठ में तने हुए जो 2 वाक तंतु होते हैं, इनके बीच जो वायु है, वायु के निकलने के लिए जो संकीर्ण झिरी पाई जा रही है। जब फेफड़ों से वायु झिरी में से होकर बलपूर्वक निकलती है ना। हमारे जब हम आवाज़ क्या है हम बलपूर्वक निकालते हैं तो वह कंपित होती है बच्चों। वाक तंतु से क्या होती है, कंपित होती है, जिससे कि ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 9, जिसमें हम देखेंगे बच्चों समान आकार की रबड़। 2 पट्टियाँ लीजिए, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर कस कर तानिए, है ना। तना होना चाहिए कस कर, वो ढीला नहीं होना चाहिए। क्या, जो हम समान आकार की 2 रबड़ ले रहे हैं, रबड़ की जो पट्टियां हैं उन्हें ले रहे हैं, है ना, और एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं और रख कर कस के हमें तानना है। इससे क्या होता है बच्चों, इनके बीच के जो रिक्त स्थान में हम हवा फूंकते हैं, तो जब हवा फूंकते हैं तब तनी हुई रबड़ की जो पट्टियों के बीच से हवा फूंकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारे वाक तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जब वाक तंतु तने हुए होते हैं तो उच्च आवृत्ति की तथा ढीला होने पर निम्न आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। रबड़ की पट्टियों के स्थान पर आप एक मोटा रबड़ या छल्ला भी उपयोग में ला सकते हैं। बात करते समय कंठ पर हाथ रखकर इन कंपनों को अनुभव किया जा सकता है। तो बच्चों आप लोग अपने हाथ को कंठ पे ले जाकर रखेंगे, यानी कि जो गला है, हमारे गला के पास हमारा कंठ होता है बच्चों, वहाँ पर आप लोग हाथ को रखोगे तो कंपन सुनाई देगा और आप ये महसूस कर सकते हो, कंपन जो है वो हम अनुभव कर सकते हैं, है ना, जिससे कि ध्वनि उत्पन्न होती है। एक वयस्क पुरुष के वाक तंतु की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि जो वयस्क पुरुष होते हैं उनके वाक् तंतु की जो लंबाई है वो कितना है, 20 मिलीमीटर है। और स्त्रियों में यह पुरुषों की अपेक्षा लगभग 5 मिलीमीटर छोटी होती है ना। यानी कि जो पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में देखें बच्चों तो 5 मिलीमीटर छोटी होती है। बच्चों के वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनकी जो वाक् ध्वनि होती है वो तीक्ष्ण होती हैं। 10.11 जंतुओं द्वारा उत्पन्न ध्वनि। कुत्ते, गाय, बकरी और अन्य बहुत से जंतु वाक् तंतुओं द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, लेकिन सभी जंतुओं में वाक् तंतु नहीं होते। चिड़िया अपनी श्वासनली में उपस्थित विशेष वाक् यंत्र से ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जो बच्चों यहाँ पर हम चिड़िया देखते हैं, तो चिड़िया को यदि हम देखेंगे तो ये कहाँ से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये अपने श्वास नली में उपस्थित जो विशेष वाक् यंत्र होते हैं इससे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मक्खियाँ अपने पंखों को तेजी से कंपित कर ध्वनि उत्पन्न करती है। मेंढक वाक् तंतुओं की सहायता से टर टर की आवाज़ करता है। कुछ मछलियाँ अपने तैरने के गलफड़े यानी कि एयर ब्लैडर से हवा निकालकर विभिन्न आवाज़ें निकालती हैं। सर्प के वाक् तंतु नहीं होते, किंतु वे अपने मुंह से हवा निकालकर फुफकार उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर देखें बच्चों हम कि जंतुओं द्वारा जो उत्पन्न ध्वनियाँ होती हैं वो सभी जंतुओं के वाक् तंतुओं द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, है ना। यानी कि बहुत से जो जंतु हैं वो वाक् तंतुओं के द्वारा ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं बच्चों जो अपने वाक् तंतु के द्वारा ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, है ना। कोई श्वास नली के द्वारा, कोई अपने गलफड़ों के द्वारा, और कोई अपने जो आवाज़ निकाल कर, ठीक है, और कोई अपने वाक् तंतुओं की सहायता से ही ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और कोई यहाँ पर हम सांप को देखते हैं तो सांप अपने मुंह से हवा निकालकर फुफकार यानी कि ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम जान गए कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि अपने वाक् तंतुओं के द्वारा, और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपने वाक् तंतुओं के द्वारा ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, अपने कुछ जो विशेष अंग होते हैं उनके द्वारा अपना जो ध्वनि है वो उत्पन्न करते हैं। हम अब देखते हैं बच्चों कि हमने सीखा, हम जब इस चैप्टर में जितना भी हम ध्वनि के बारे में पढ़े हैं तो उनसे हम क्या क्या सीखे। तो आइए देखते हैं। ध्वनि जंतुओं के कंपन से उत्पन्न होती है, ध्वनि जो है वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती हैं। कंपन करती वस्तु अपनी माध्य स्थिति से जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, आयाम कहते हैं। एक दोलन पूरा करने के लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो एक दोलन पूरा करने में लिए गए जो समय होते हैं बच्चों, तो लिए गए समय को ही हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। प्रति सेकेंड होने वाले कंपनों की संख्या को कंपन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को कंपन प्रति सेकेंड या हर्ट्ज, जिसे हम HZ में मापा जाता है। ये हर्ट्ज को इस प्रकार से संकेत दिया गया है, HZ यानी कि हर्ट्ज। आवृत्ति बराबर 1 प्रति आवर्तकाल। मनुष्य के कानों के लिए श्रव्य आवृत्तियों की सीमा कितनी होती है बच्चों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, है ना। और ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। निर्वात में जहाँ की वायु नहीं होता बच्चों, कुछ भी नहीं होता, वायु भी नहीं होता, वहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं होता है, ठीक है। ध्वनि किसी अवरोध से टकराने के पश्चात परावर्तित हो सकती है। ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। कर्णप्रिय, है ना। यहाँ कर्णप्रिय से मतलब है बच्चों कि हमारा जो कान है उन्हें जो ध्वनि प्रिय होती है ना, यानी कि हमें जो सुनने में अच्छा लगता है। कर्णप्रिय ध्वनि को सुस्वर ध्वनि तथा अकर्णप्रिय यानी कि जो हमारे कानों को अच्छे नहीं लगते हैं सुनने में, है ना, उन्हें हम अप्रिय ध्वनि कहते हैं या फिर शोर कहते हैं। मनुष्यों की आवाज़ उनके वाक् तंतुओं के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है।
ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकेंड तथा 20 डिग्री सेल्सियस पर 340 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 11। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिन्हें आपको बनाकर इनके आंसर लिखकर आप सभी को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। तो यहाँ पर है आयाम तथा आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। तो हम सभी आयाम और आवृत्ति के बारे में अच्छे से जानते हैं बच्चों, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर आप लोग लिख कर दिखाएंगे और आप लोगों को दिखाना है, आप लोगों को बताना है कि शोर और सुस्वर ध्वनि में अंतर। ठीक है, आप लोग कम से कम 4 से 5 सेंटेंस में बताएंगे कि शोर तथा सुस्वर ध्वनि में क्या क्या अंतर है ना। तो ये 2 क्वेश्चन है बच्चों जिन्हें आपको बताना है। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो 3rd नंबर के क्वेश्चन है बच्चों, इसे आप बताएंगे कि चिड़ियों, मछलियों एवं मक्खियों द्वारा किस प्रकार ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो ये किस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न करते हैं बच्चों, है ना, इनके बारे में आप बताएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।